नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस विधायक दल ने शहीद होने वाले किसानों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। वहीं सीएम खट्टर ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि विपक्षी दल इस मामले में दिखावा कर रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि किसानों की मौत होने का दुख है, लेकिन कांग्रेस के बहकावे के कारण ही किसान धरने पर बैठे हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि विपक्षी दल इस मामले में दिखावा करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा है कि कांग्रेस की आर्थिक मदद की घोषणा राजनीति से जुड़ी हुई है। किसानों के हालातों के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात का बड़ा कष्ट भी है, दुख भी है, हमारी संवेदना भी है कि ये जो लोग मरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। सीधी जाए। कांग्रेस 2 लाख रुपए देकर प्रायश्चित करना चाहती है अपने पापों का, जो 60-70 साल में किसानों के साथ जो उन्होंने शोषण किया है, उनको गरीबी के नीचे रखा है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ने दी। मेरे हिसाब से तो जिस तरह से अभय चौटाला जी 3600 करोड़ रुपये देने की बात करते हैं, तो कांग्रेस को तो 36,000 करोड़ रुपये देना चाहिए, क्योंकि किसान की जो हालत आज खराब है उसकी जिम्मेदार कोई है एक पार्टी सबसे ज़्यादा, तो वो कांग्रेस ही। शुक्रिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से किसान आंदोलन के मसले पर हरियाणा में सियासत हो रही? जी बिल्कुल, देखिए लंबा अरसा हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए। किसान जो है अपनी मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर एक लंबे समय से डटे हुए हैं और अब आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं जो इसमें 40 से ऊपर जो किसान हैं वो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, ठंड की वजह से कहें या फिर किसी अपने अन्य शारीरिक दिक्कत के कारण उनकी 40 से ऊपर जो किसान हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी को लेकर जो मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा का कांग्रेस, उसकी ओर से ऐलान किया गया था, विधायकों की ओर से, विधायक दल की ओर से ऐलान किया गया था कि 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है ऐसे परिवारों को दी जाएगी जिनके परिवार में से किसी सदस्य ने किसान आंदोलन के चलते अपनी जान गंवाई है। तो उसी पर अब जो है भाजपा की ओर से जवाब आ रहा है। कहें कि मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो भी हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर, उन्होंने कोट करते हुए कहा कि जो भी ये हो रहा है ये किसान जो है कांग्रेस के बहकावे में ही कर रहे हैं और ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस के बहकावे में ही है। सीएम ने ये इसको एक दिखावा करार दिया है और क्या उन्होंने ये यहाँ कहा है कि जो अगर मदद की जाती है तो वो बिन बताए बिना बोले भी की जा सकती है, तो सिर्फ ये कांग्रेस की ओर से दिखावा किया जा रहा है। वहीं जो कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने भी कहा है कि मदद जो उन्होंने भी जो साफ तौर पे ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि जो मदद है ये नाकाफी है और ये सिर्फ दिखावा है। अगर उन्होंने कहा कि अगर मदद ही करनी है, जैसे अभय सिंह चौटाला ने 3600 करोड़ देने की बात करी थी, तो अगर देना ही है तो 36,000 करोड़ देना चाहिए कांग्रेस को किसानों को। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों की मौत तो वहां पर हो रही है, जहां दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान, तो उनमें से हरियाणा के अब तक कितने किसान हैं जिनकी इस आंदोलन के चलते मौत हुई है? जी देखिए, अभी जो आंकड़ा है वो 40-45 से ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये कहीं साफ नहीं अभी हो सका है कि इसमें कितने किसान जो है हरियाणा के हैं और कितने पंजाब के हैं। लेकिन ये साफ तौर पर है कि कांग्रेस की ओर से ये पहल कर दी गई है कि जो जिन परिवारों ने इस किसान आंदोलन के चलते अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है तो उनको 2-2 लाख रुपए की, वो अपने निजी कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद करेंगे। विधायक दल, जो कांग्रेस का विधायक दल है, और उन्होंने ये भी मांग करी है कि इनको जो है कि सरकारी नौकरी और एक बड़ी अमाउंट 1 करोड़ या 2 करोड़ की भी हो सकती है, उसके लिए सरकार को इनको मुआवजे के तौर पर देनी चाहिए। जी, लेकिन अगर वहीं सरकार की बात की जाए तो सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है इन लोगों को।
जी जी, देखिए अभी तक इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करी तो उन्होंने ये इस पर पूछा मुआवजे की, जब कांग्रेस को लेकर जब उनसे बात करी कि कांग्रेस ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की, तो उनका जो बयान आया वो यही था कि जो ये है कि हमारे को जो किसानों की जो मौत हो रही है उस पर हमारे को गहरा दुख है, और ये जो किसान है ये कांग्रेस के बहकावे में ही इस आंदोलन को कर रहे हैं, और ये जो सब जो चल रहा है वो उसका जो जिम्मेदार और सिर्फ कांग्रेस है। जी, लेकिन अभिषेक, अगर बात किसानों की जाए तो किसानों की तरफ से अभी तक इस तरीके की कोई भी मांग नहीं की गई। जो किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की भी मांग नहीं की गई। उनकी मुख्य मांग यही है कि आंदोलन जो चल रहा है, जिस वजह से आंदोलन चल रहा है, वो मांग उनकी मान ली जाए। उसको मानती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, देखिए अब जो 8 जनवरी को एक बार फिर से बैठक है किसानों की सरकार के साथ, तो उसमें कोई उम्मीद जताई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा भी और कृषि मंत्री के द्वारा भी कि कोई ना कोई हल निकल के आएगा। लेकिन जो किसान है उनका साफ रुख है इस बात को लेकर कि उनके जो ये तीनों कृषि कानून हैं ये जो है ये वापस लिए जाएं, और इसी पर वो अड़े हुए हैं कि इनके कृषि कानून जो है ये रद्द करे जाएं, वापस लिए जाएं, और यही उनकी मुख्य मांग है। और इसी को देखते हुए आंदोलन उन्होंने तेज कर दिया है। अब जो किसानों की तरफ से रूपरेखा जो तैयार की गई है वो यही है कि अब ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक रिहर्सल के तौर पर कहा गया है कि दिल्ली को जो चारों तरफ से जो किसान है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, और जो हरियाणा के जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो करे इंडियन नेशनल लोक दल, तो उन्होंने भी आह्वान किया है किसानों के साथ, और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को किया, वो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है कि किसान आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो उसको लेकर के हरियाणा में क्या कुछ असर रहने वाला है? ये देखिए बिल्कुल जो किसानों के आह्वान पर हरियाणा के जो किसान हैं या जो कृषि संगठन है उनकी ओर से भी आह्वान किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो लेकर पहुंचे, और कई इलाकों में तो प्रत्येक गांव में 10-10 ट्रैक्टर ट्रॉली की बात की गई है कि प्रत्येक गांव में से 10-10 ट्रैक्टर ट्रॉली, और जो किसान है दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और जो किसान आंदोलन है उसमें अपनी भूमिका निभाएं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर एकत्रित हों, और दिल्ली को चारों तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से मार्च निकालें और सरकार के ऊपर अपने कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाएं। जी, क्योंकि अभिषेक, जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो सरकार की तरफ से जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। तो क्या अब, क्योंकि जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के आह्वान किया गया है कि ट्रैक्टर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे ट्रैक्टर लेकर के किसान, तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जो विभागीय जो तैयारियां हैं वो जरूर की गई हैं कि किसी तरह की जो आमजन को दिक्कत ना आए और किसी यातायात जो व्यवस्था है वो सुचारू रहे, तो इसकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से जरूर की गई है। और इस ये जो जिला लेवल पर जो डीसी लेवल के जो अधिकारी हैं उनके अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, और उन्होंने ये जो आम जनता है उसको किसी तरह की परेशानी ना आए इसको लेकर जरूर उनकी बैठक हुई है, और यही तैयारी की गई है कि किसी आम जन को किसी भी इस तरह की जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो यात्रा निकले उससे किसी को परेशानी ना हो, और जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। जी, इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि इनेलो की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो किसान आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, कांग्रेस पहले ही इस तरह ऐलान बार बार कर चुकी है। वो जहां भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं या कहीं टीकरी बॉर्डर पे कहीं या दिल्ली के दूसरे बॉर्डर हैं वहां पर जा जाके चाहे वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा की बात करें या नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है या कहें अन्य जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो बारी बारी, या रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनकी तरफ से बारी बारी जाके किसानों को समर्थन का ऐलान किया जा चुका है, और वो समय समय पर वहां जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा रहे हैं। तो और अब रही बात ट्रैक्टर ट्रॉली की, तो इनेलो की तरफ से ये लगभग 4-5 दिन पहले ऐलान कर दिया गया था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मार्च निकालेंगे और बॉर्डर तक किसानों को समर्थन के तौर पर एक यात्रा, ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा निकालेंगे। जी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली की सीमाओं पर किस तरीके से वहां पर ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो गए हैं?
जी देखिए, अभी जैसा कि हमने देखा कि रात से ही जो है हरियाणा की या पंजाब की बात करें, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां वहां पर पहुंचने शुरू हो गई। और वो आम दिनों में भी जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, जो किसानों जो किसानों के साथ समर्थन में खड़े हैं, जो किसान हैं जो अपने किसी न किसी कार्य की वजह से अभी तक दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पहुंच सके थे, वो धीरे धीरे और उनको समर्थन देने के लिए लगातार ये पिछले कई दिनों से जारी है। और अब जो किसानों की संगठनों की ओर से आह्वान किया गया कि आज का जो रिहर्सल होगी और जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली को घेरा जाएगा, तो उसका समर्थन करते हुए भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पहुंचने की उम्मीद है। जी अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा में सियासत भी तेज हो चुकी है, विपक्ष की तरफ से ऐलान भी किया गया है मुआवजा देने का और सरकार से भी मांग की गई है कि मुआवजा उन किसानों को दिया जाए जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से विपक्ष पर तंज कसा जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि पहले चरण के लिए 500 से 600 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अभी अप्रूवल मिला है और कुछ ही दिनों में वैक्सीन मिलनी भी शुरू हो जाएगी और हम वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देंगे। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए DCGI ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं। सरकार के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन प्लान को लेकर के बात करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि हेल्थ वर्कर्स के बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली में करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं और करीब 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन का ड्राई रन का सफल आयोजन किया गया है। स्टोरेज फैसिलिटी भी बना ली गई है और 1000 सेंटर्स की तैयारी है और तैयारियां हमारी पूरी हैं। और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज 50 से उम्र में ज्यादा जो लोग हैं और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई बीमारियां, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाएगा। सर, ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयां, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर के की जा रही हैं दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर अभी तक जो दुविधा थी वो दूर होती जा रही है, क्योंकि ये सरकार लगातार 2021 के अंदर वैक्सीन देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और यहाँ तक कि वैक्सीन देने की बात साथ साथ लोगों को ये भी पता है कि आप वैक्सीन मिलने का तरीका भी क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निरंतर पूरी कोशिश कर ली है, यहाँ तक कि कह सकते हैं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो सारी तैयार कर दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। मगर अब देखना होगा जिस तरीके से 3 जनवरी से कह सकते हैं वैक्सीन का ट्रायल रन शुरू किया गया था, वो कहीं ना कहीं कारगर रहा है और दिल्ली के अंदर 3 जगहों पर किया गया था। उसके बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही है 13 तारीख से या 14 तारीख से वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो सारी प्रक्रिया थी वो अपना ली गई है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मिलने का टीकाकरण जो है वो स्टार्ट हो जाए। मगर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी थी वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन का टीका मिल जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मगर आप जब जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से 13 या 14 तारीख के लगभग टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी काफी राहत हो सकती है। और मगर कहीं ना कहीं बात करें जो लोगों की, तो लोग अभी भी केंद्र सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द और उन तक टीकाकरण स्टार्ट हो जाए। जी, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से ड्राई रन की खबरें सामने आ रही हैं। लगभग सभी जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन जो है वो किया जाना है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल
जहाँ जहाँ वैक्सीन का ट्रायल रन अभी चल रहा है उसकी थोड़ी सी रिपोर्ट जरूर आनी है और कुछ जगहों पर रह गया है तो वहां पे भी ट्रायल रन शुरू करना पड़ेगा। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कह रही है केंद्र सरकार से कि हम लोग तैयार हैं, आप चाहें जब वैक्सीन की जो जगह है वो चेक कर सकते हैं। सारी चीज केंद्र सरकार ने चेक कर ली गई है और जो कुछ खामियां रह गई हैं वो भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं ड्राई रन की, ड्राई रन बिल्कुल तैयार हो चुका है और कंप्लीट लगभग कह सकते हैं कंप्लीट होने ही वाला है। मगर जिस तरीके से अब वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो टीकाकरण जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा लोगों तक। यहाँ तक कि 500 से 600 जगहें भी चुन ली गई है जहां पर टीकाकरण रखा जाएगा, टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और लगातार सरकार इस पे, दोनों ही सरकारें कह सकते हैं निगाहें बनाई हुई बैठी हुई है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं तकरीबन जितने भी अधिकारी हैं इनके अंदर उसको सबको वार्न कर दिया गया है कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और बात करें पहले चरण की तो कहीं ना कहीं पहले चरण के अंदर कोरोना वॉलेंटियर कह सकते हैं कोरोना योद्धा जो है उनको दिया जाएगा, यानी कि डॉक्टरों को और मरीजों को। उसके बाद में वॉलेंटियर को दिया जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या सिविल डिफेंस के जवान हो या एमसीडी के जवान हो, तमाम सारी सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। मगर 13-14 तारीख तक का वेट करना होगा। जी, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन के पंजीकरण को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि पहले चरण में जो कोरोना योद्धा हैं, खासतौर पर डॉक्टर और नर्सेज हैं, उनको इसका जो टीका है वो दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी, तो ऐसे में क्या उनको पंजीकरण करना जरूरी होगा या फिर उनकी तरफ से पंजीकरण किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को और नर्सेस यानी मेडिकल डिपार्टमेंट को पहले दिया जाएगा। और उसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, मगर मान लीजिए किसी को बुखार की दिक्कत आती है या फिर कहे चक्कर वगैरह आ जाते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अगर इस तरीके की हल्की फुल्की दिक्कतें आती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम है और सिम्टम के अलावा कुछ नहीं है। मगर हाँ, बात करें जिस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण लगभग स्टार्ट होने ही वाला है। और क्योंकि 2021 के अंदर शुरुआत में ही कह दिया गया था सरकार की तरफ से कि शुरुआत में ही टीका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मगर जिस तरीके से जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही इस तरीके की सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और दोस्त कह सकते हैं 13-14 तारीख के लगभग स्टार्ट हो जाएगा टीकाकरण। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्द स्टार्ट होने के साथ साथ जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी लोग हैं, उन तक टीकाकरण जल्दी से जल्दी पहुंचे और लोग बाग भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन तक टीका मिले। जी, क्या कुछ वजह बताई जा रही है कितने दिन और लग सकते हैं वैक्सीन मिलने में? देखिए बिल्कुल भाई, वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो लगभग 13 या 14 तारीख से स्पष्ट हो जाएगा। मगर हाँ, ये सरकार की तरफ से अभी ये डेट डिसाइड नहीं की गई है, या 13 से स्टार्ट होगा या 12 से स्टार्ट होगा या 14 से स्टार्ट होगा। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 13-14 तारीख से टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। मगर अभी भी सरकार की तरफ से डेट डिसाइड नहीं है। मगर हाँ, जनता जरूर चाहती है कि जल्द से जल्द उन तक टीका मिलना स्टार्ट हो जाए, मगर ताकि जितने भी लोग हैं ताकि वो ये चाह रहे हैं कि ताकि जो टीका है वो उन तक जल्दी से जल्दी मिले ताकि इसके अंदर देरी ना हो। मगर बात करें जिस तरीके से अभी डेट की तो डेट फाइनल नहीं हो पाई है, मगर हाँ, जल्दी से उम्मीद ये है कि सरकार इसके लिए डेट भी फाइनल कर लेगी। जी राजीव, इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या सबसे पहले राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम होगा या फिर सभी राज्यों में एक साथ वैक्सीन पहुंचाई जाएगी? देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के अंदर यानी कि पूरे देश के अंदर एक साथ टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, 19-20 आगे पीछे हो सकता है, मगर लगभग एक साथ के लिए कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि सरकार सभी राज्यों के अंदर एक साथ टीकाकरण स्टार्ट करेगी ताकि किसी को भी ये न लगे कि नहीं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर यही है कि सरकार जो जरूर कोशिश कर रही है, मगर इसको लेकर राजनीति भी जरूर की जा रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव। तो लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस तरीके की जो बात कही जा रही है, कोरोना वैक्सीन की जो बात की जा रही है, उसके लिए ड्राई रन भी हो चुका है और दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब वैक्सीन मिलते ही काम जो है आगे वो शुरू कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई से भले ही अंडरवर्ल्ड का सफाया हो चुका हो, लेकिन अभी भी पैसों की उगाही, हफ्ता वसूली और पैसों के लिए किसी की जान का लेना आम बात है। हाल ही में 25 वर्षीय युवक नीलेश कमलेश पांडे ने झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक सुदेश कुमार महंती को फोन पर 15 लाख रुपए की मांग की है और पैसे न देने पर घर में घुसकर गोली मारने की धमकी भी दी है। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलने पर बारीकी से मामले की जांच की और काफी जद्दोजहद के बाद आरोपी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। डीसीपी अकबर पठान के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। उसके बाद जाल बिछाकर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और
उसने ये भी बताया कि झारखंड के उप मुख्यमंत्री को 15 लाख रुपए के लिए उसने फ़ोन किया था। पैसा न देने पर उसने घर में घुसकर गोली मारने की धमकी को भी कबूल किया है और फिलहाल क्राइम ब्रांच और भी जानकारी निकाल रही है और कि आरोपी ने इससे पहले और ऐसे किन किन लोगों के साथ इस तरीके से रंगदारी की है। और पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। इनके खिलाफ झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस की एक टीम मुंबई शहर में झारखंड राज्य के रांची गोंडा पुलिस स्टेशन यहाँ में दर्ज एक अपराध के इन्वेस्टिगेशन में आई थी, जिसमें झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विद्यमान एमएलए श्री सुदेश कुमार महतो इनको 15 लाख रुपए की फिरौती और फिरौती न देने पर घर में घुसकर गोलियों से मारने की धमकी, इस तरह का अपराध दर्ज हुआ था। इस अपराध का मुख्य अभियुक्त था जो मुंबई में उसका लोकेशन आ रहा था। इस तरह से वो टीम मुंबई में झारखंड की आई थी। उन्होंने क्राइम ब्रांच को इस अपराध में असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट की। इसके तहत क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 इनको इस टास्क के लिए असाइन कर दिया गया था। पीआई दलवी और उनकी टीम इन्होंने 2 दिन कड़ी मेहनत करके और साथ में वहाँ के लोकल इन्फॉर्मेंट को एक्टिवेट करते हुए आरोपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और झारखंड के टीम के साथ में मुंबई के शिवाजीनगर बैंगनवाड़ी इलाके से इस आरोपी को हिरासत में लिया। इस आरोपी का नाम नीलेश पांडे है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मामला दर्ज कर इस आरोपी की तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ लगातार संपर्क बना रही थी। इसके फोटो और लोकेशन के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से शिवाजी नगर में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया और अब उसे झारखंड पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें, हिटन में कोर्ट में जब आरोपी को पेश किया गया उसे 11 जनवरी तक जो है रिमांड में भेजा गया है, ताकि उसके साथ और कौन कौन से लोग हैं, किनके लिए वो काम करता है, क्या संगठन के साथ है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए झारखंड पुलिस के रिमांड पर ली है। जी, आरोपी के साथ और कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग इस काम में जुटे हुए थे जिस तरीके से रंगदारी करते थे? देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस आया है, पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ और कितने लोग हैं, क्या मुंबई में या झारखंड में, क्या आपके लोगों की तमाम पहलुओं को जानना चाहती है। और ये अपराधी गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर कई संगीन मामले उत्तर प्रदेश और झारखंड में दर्ज है। देखना होगा कि आरोपी के साथ में क्या और लोग हैं, क्या किसी संगठन की नजर रखता है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक से 15 लाख रुपए की मांग, पैसे न देने पर घर में घुसकर गोली मारने की बात कहने वाला युवक काफी होगा। क्राइम ब्रांच और झारखंड पुलिस को जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। मुरारी, कब का ये मामला बताया जा रहा है? कब इस आरोपी ने धमकी दी थी झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम को? देखिए, 14 दिसंबर 2020 का लगभग 2 से ढाई महीने की जो पुराना ये मामला था। और जो मुख्यमंत्री के जो सचिव थे उन्होंने जो है रांची पुलिस स्टेशन जो झारखंड में पड़ता है वहाँ पर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज की थी। पुलिस लगातार आरोपी का लोकेशन जो चेक कर रही थी, लेकिन बार बार आरोपी अपना लोकेशन बदल रहा था। आखिरी लोकेशन उसका मुंबई से शिवाजी नगर लगा, जिसके बाद झारखंड पुलिस ने मुंबई पुलिस को पूरी जानकारी दी और झारखंड से 4 से 5 जो पुलिस ऑफिसर थे वो मुंबई पहुंचे और क्राइम ब्रांच के साथ जब शिवाजी नगर से उसकी गिरफ्तारी की पहचान हुई। उसके बाद खुलासा हुआ कि वही आरोपी है जो पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक झारखंड के, उन्हें जो है 15 लाख रुपए की जान से मारने की धमकी दी थी। जी, झारखंड पुलिस को कितना वक्त यहाँ पर लगा मुंबई पहुंचने के बाद आरोपी तक पहुंचने में? देखिए, आपको बताया कि झारखंड पुलिस ने पूरा जानकारी, मोबाइल लोकेशन और साथ ही उसका फोटो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को दिया था। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में पिछले 2-3 दिन से जांच कर रही थी, अपनी मुखियों के जरिए इसका पता लगा रही थी। इसके बाद झारखंड पुलिस यहाँ पहुंची और फिर मुंबई पुलिस और झारखंड पुलिस सहित ऑपरेशन कर सकते हैं किया गया। शिवाजी नगर में लगभग 150 लोगों से पूछताछ की, उसके बाद इस आरोपी तक क्राइम ब्रांच पहुंच पाई। जी, अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? क्या झारखंड पुलिस आरोपी को लेकर के झारखंड पहुंच गई है या अभी भी मुंबई में पूछताछ की जा रही है?
देखिए, आपको बता दें कि आज जो है झारखंड पुलिस जो है इसे लेकर के ये तैयारी गिरफ्तार जहाँ हुई थी, मुंबई क्राइम को गिरफ्तार किया था। अगर कोर्ट में पेश किया गया तो झारखंड पुलिस ने अपना बयान और सुरक्षा के ऊपर मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए झारखंड पुलिस को 11 जनवरी तक के लिए रिमांड पर आरोपी को दिया है। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं झारखंड के, उनको शिकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। राजधानी लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।